मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य महेश आज कुछ चर्चा करने की इच्छा हो रही थी। मित्रों, परामनोविज्ञान की दुनिया बड़ी विचित्र है। इसमें कब कहाँ कैसे कैसे संयोग घटित होते हैं, इन्हें कोई जल्दी नहीं समझ पाता। कभी कभी घटनाओं के पूर्वाभास भी मिलते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उसको समझने में बहुत कठिनाइयां महसूस करता है या नहीं समझ पाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा है। बाहर से अधिक अंतर यात्रा हुई। उन्हीं यात्राओं के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। लगभग सन 1984 या 85 की बात है। उन दिनों मैं एक फैक्ट्री चलाता था जो बहुत बुरी तरह घाटे में चली गई। मैं मानसिक रूप से बड़ा परेशान था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत सारे लोगों ने उस दौरान मुझे ये राय दी कि संभवतः तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, या किसी ने कुछ ऐसे प्रयोग कर दिए हैं। मैं बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उस दौरान लोगों की बातें सुनने के बाद मैं बहुत सारे लोगों के पास गया, अपनी बातों को रखा, बातें की। कभी किसी ने कुछ आश्वासन दिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा हम ये क्रिया कर देंगे, ये पूजा पाठ कर देंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसी भटकाव के दौर में मेरे पिताजी के एक मित्र थे। उन्होंने मेरी बातें सुन करके एकाएक मुझसे कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो संभवतः तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। मैं शाम के समय उनके घर पहुंचा। उन्होंने मुझे अपने साथ लिया और वाराणसी के देवनाथपुरा मोहल्ले में मुझे लेकर गए और एक मकान में उन्होंने मुझे बैठाया और फिर उन्होंने अंदर जाकर कुछ बातें की। फिर उन्होंने मुझे बुलाया। मैं गया। वहाँ एक बहुत ही दुबले पतले व्यक्ति मौजूद थे, लेकिन उनके मुखमंडल पर, उनके चेहरे पर विचित्र सी चमक थी।
उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आओ आओ महेश। मैं समझ गया कि मेरे साथ जो सज्जन मुझे लेकर आए हैं उन्होंने मेरा नाम बताया होगा। लेकिन उसके बाद जब मेरी उनसे चर्चाएं शुरू हुई तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें मुझे बताना शुरू कर दिया जो मेरे अलावा कोई और नहीं जानता था। मैं बड़ा हतप्रभ था कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे मुझे बता पा रहे हैं। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे मेरी समस्याओं से मुक्ति चाहिए। हंसने लगे वो। उन्होंने कहा, अभी तो तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। मैं और परेशान हो गया। कैसी यात्रा, कहाँ की यात्रा? मैंने उनसे पूछा, आप बताएं कैसी यात्रा? उन्होंने कहा, अभी तक तुम जो कुछ भी कर रहे थे तुम इसके लिए नहीं हो। मैंने कहा, तो फिर मैं किस लिए हूँ? आफ्टर ऑल मेरे होने का क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम व्यापार करने के लिए नहीं आए हो। मैं फिर उलझ गया और वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा व्यापार सही हो जाएगा या तुम फिर से व्यापार करने लगोगे। तुम मुझसे मिलते रहो, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। आज मेरी व्यस्तता अधिक है। विचित्र सी जिज्ञासा मेरे मन में आई उनकी बातें सुनने के बाद। मैं दूसरे दिन पुनः उनके पास गया। उन्होंने दूसरे दिन भी मुझे कुछ बातें करके हटा दिया। कहा कि फिर तुम कल आना। मैं दूसरे दिन भी गया। उस दिन वो शांति से बैठे थे। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने बड़े विनीत भाव से उनसे पूछा कि आप किस यात्रा की बात कर रहे थे? उन्होंने कहा, देखो, इस संसार में जो भी आया है वो किन कारणों से आया है ये वो खुद भी नहीं समझ पाता। मैंने कहा कि क्या जन्म लेने के लिए भी किसी कारण की आवश्यकता होती है? उन्होंने कहा, निश्चित, जन्म लेने के लिए भी कारणों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव के इस पृथ्वी पर आने का कोई न कोई प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन इस पूरी सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं है। मेरे मन के अंदर अजीब सी उथल पुथल जो पहले से मची हुई थी। मैंने फिर से उनसे पूछा। मैंने कहा, आप किस विषय में बातें करना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, समझ जाओगे धीरे धीरे। तुम्हारी यात्रा अब प्रारंभ हो रही है। मुझे हल्की सी झुंझलाहट भी हुई कि बार बार आप किस यात्रा की बात करते हैं। मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा, आप बुरा ना माने,
लेकिन आप बार बार किसी यात्रा का नाम ले रहे हैं, आखिर ये कैसी यात्रा है? कहाँ जाना है मुझे? उन्होंने कहा तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें अपने अंदर ही जाना है। मैंने कहा अपने अंदर? उन्होंने कहा हाँ, तुम्हें अंतर यात्रा करनी है। मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने हंसते हुए मुझसे कहा कि अब तुम्हारा समय निश्चित हो चुका है। मैं फिर उलझन में पड़ा। मैंने कहा आप बार बार इतने रहस्यमयी शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? आप अगर मुझे स्पष्ट तौर पर बता दें तो बड़ी कृपा होगी। मेरे मन में बड़ी उथल पुथल सी हो रही है आपकी बातें सुनने के बाद। उन्होंने कहा देखो, तुम व्यापार करने नहीं आए हो, ये तुम्हारा प्रारब्ध है कि तुम मेरे पास चले आए हो, और मैंने तुम्हें देखते ही समझ लिया कि तुम शायद वही हो जिसकी बात मेरे गुरुदेव किया करते थे। मैंने कहा आपके गुरुदेव? उन्होंने कहा हाँ। मैं फिर उलझनों में पड़ा। मैंने कहा क्या आपके गुरुदेव ने मेरी चर्चा की? उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा था कि तुम्हें ऐसे कई लोगों को अंतर यात्रा करानी है। तो मैं फिर उलझनों में पड़ा। मैंने कहा प्लीज मुझे बता दीजिए कि मुझे किस प्रकार की अंतर यात्रा करनी है। मित्रों, मैं समझ नहीं पा रहा था कुछ भी। सब कुछ अंधेरे में था। मुझसे बोले भी नहीं बन रहा था। लेकिन मैंने फिर भी उनसे पूछा कि आप बातों को गोल गोल ना घुमाकर अगर मुझे स्पष्ट कहें तो ज़्यादा उचित होगा। उन्होंने कहा रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने बड़े आहिस्ता से मेरे सर पे हाथ रखा। उनके हाथ रखते ही मैं एकदम रोमांचित हो गया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। विचित्र सा अनुभव होना शुरू हो गया। मैं बिल्कुल शून्य में चला गया, ऐसा लगता है मुझे अब। मुझे मैं उसको उन घटनाओं को शायद शब्दों में व्यक्त न कर पाऊँ, लेकिन लगभग मैं बेहोश जैसा हो रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं, और मैं बिल्कुल अर्ध चैतन्य अवस्था में पड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता मुझे कितनी देर इस अवस्था से गुजरना पड़ा। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वो सामने बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे।
मित्रों, मैं बात कर रहा था अपने गुरुदेव पंडित नीलकंठ शास्त्री जी की, जो काशी के देवनाथपुरा मोहल्ले में निवास किया करते थे। मेरे दुर्भाग्य से अब वो इस लोक में नहीं है। उनके साथ गुजारा हुआ एक एक समय मेरे मानस पटल पर अंकित है। उन्होंने मेरे अंदर एक विचित्र सी जिज्ञासा पैदा कर दी, एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे स्पष्ट होने लगा कि शायद वो परामनोविज्ञान की बातें कर रहे थे, पैरासाइकोलॉजी की। एक दिन मैंने उनसे पूछा था कि आपने मुझे स्पर्श किया था तो मुझे रोमांच हो गया। मैं बेहोश जैसा महसूस करने लगा, बेहोश हो गया। मुझे अपना कोई होश नहीं था। उन्होंने उन्होंने कहा, बस तुम्हें दिखाने के लिए ही था, महसूस कराने के लिए था, तुम्हारी जिज्ञासाओं को बढ़ाने के लिए था। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, आप स्वयं ही बता दें। उन्होंने कहा, आते रहो, ये एक दिन में समाप्त होने वाला प्रकरण नहीं है। तो उस दिन से मेरी अंतर यात्रा का प्रारंभ हुआ। कालांतर में उन्होंने मुझे अपने गुरुदेव के बारे में बताया। हालांकि वो दीक्षित हुए थे काठिया बाबा से, किंतु उनके मानस गुरु महामहोपाध्याय डॉक्टर पंडित गोपीनाथ जी कविराज थे। आज गोपीनाथ कविराज को कौन नहीं जानता। संभवतः आधुनिक विश्व के सबसे बड़े तांत्रिक माने जाते हैं पंडित गोपीनाथ कविराज। उन्होंने कविराज जी के बहुत सारे संस्मरण, अनुभव, उनके साथ हुई वार्ताएं उन्होंने मुझे बताई। मैं समय समय पर आप सबको, जैसे जैसे मेरी स्मृतियों में आता जाएगा, मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। मेरी गुरु परंपरा में एक और विशद नाम है, बहुत बड़ा नाम है। पंडित गोपीनाथ जी कविराज के गुरु परमहंस विशुद्धानंद देव, जिन्होंने इस पूरे विश्व को सूर्य विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन संभवतः उनके गुरुकुल से उनको आज्ञा नहीं मिली। इस कारण वो विज्ञान की शिक्षा आधुनिक विश्व में नहीं दे पाए, लेकिन उसकी बहुत सारी झलकियां, बहुत सारे प्रमाण आज भी मौजूद हैं। परमहंस विशुद्धानंद देव के गुरु हुए परमहंस भृगुराम, भृगुराम परमहंस देव।
गुरुजी ने एक बार बताया था कि भृगुराम परमहंस देव तिब्बत में ज्ञानगंज नामक किसी स्थान पर निवास करते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि ज्ञानगंज नाम की कोई जगह तिब्बत में, तिब्बत के नक्शे में तो मैंने कभी नहीं देखी, ना कभी सुना। उन्होंने बताया था उस समय कि ज्ञानगंज चतुर्थ आयाम में स्थित है, फोर्थ डायमेंशन में, जो मानव दृष्टियों के परे है, क्योंकि हम सारे लोग त्रिआयामी हैं, थ्री डायमेंशनल। बाद में जब मेरी इन विषयों में रुचि होने लगी, तब मुझे समझ में आया कि गुरुदेव जिस ज्ञानगंज की बात करते थे, बहुत सारे लोग उसे सिद्धाश्रम भी कहते हैं, बहुत सारे लोग उसे शंग्रीला भी कहते हैं, बहुत सारे लोग उसे शंभाला भी कहते हैं। कल्कि पुराण में उल्लेख है कि भगवान कल्कि का जन्म भी वहीं होगा। तो ऐसी गुरु परंपरा के अंदर आना मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय था। मैंने बहुत सोचने के बाद अपने गुरुओं के बारे में आप लोगों से चर्चा करने की सोची, क्योंकि मुझे आदेश नहीं था कि मैं इस तरह की रहस्यों की बात सार्वजनिक रूप से करूं। लेकिन अब अनुमति मिलने के बाद मैं इस तरह की चर्चाएं आप लोगों से कर रहा हूं। ये अनुमति भी मुझे कहाँ से प्राप्त हुई, ये कहना बड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि ये अनुमति ज्ञानगंज से ही प्राप्त हुई। तो मेरी गुरु परंपरा में और भी कई ऐसे महानुभाव मुझे मिले, जिन्हें मैंने मन ही मन अपना मानस गुरु मान लिया। और उन सब ने समय समय पर मेरा बड़ा सहयोग किया, मुझे मार्ग दिखाया, मार्गदर्शन किया मेरा। और उससे जो भी अनुभव मुझे हुए, मैं समय समय पर आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मुझे कब, कहाँ, कैसे कैसे अनुभव हुए। और मेरी अंतर यात्रा आज भी सतत जारी है। मैं आज भी अंतर यात्रा में ही हूँ। कहने को मैं सामाजिक हूँ, समाज में रहता हूँ, सभी लोगों के साथ मिल के रहता हूँ, लेकिन अंतर यात्रा तो पृथक होती है ना, अलग होती है। लेकिन आज भी मुझे नहीं पता मैं क्या खोज रहा हूँ। तो
अगले अंक में मैं आप लोगों को निश्चित रूप से अपने अनुभव बताऊंगा और मैं कैसे कैसे लोगों के साथ मुझे क्या क्या अनुभव हुए ये भी मैं बताना चाहूँगा। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।